Hello everyone. Hello everyone. Is audio video clear to you? Hello everyone. Is audio video clear to you? Good morning. Good morning. ठीक है. ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे बताइएगा प्लीज. एक बार मुझे बताइएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है आपको? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो ठीक है. तो ठीक है. आई होप ऑडियो वीडियो क्लियर होगा आपको. ठीक है. चलिए ठीक है. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. चलो तो देखो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आरसीसी सब्जेक्ट. ठीक है. एक चीज थोड़ा सा क्लास में ध्यान रखिएगा. जब भी मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ प्लीज कमेंट मत कीजिएगा. हो सकता है आपका कमेंट नीचे चले जाए तो जिसके कारण मैं देख ना पाऊँ. जब मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें पढ़ा दूंगा, सारी चीजें समझा दूंगा, पहले सुन लीजिएगा. हो सकता है जो चीज आप पूछना चाह रहे हो यहीं पे मैं आपको बता दूं. ठीक है. तो उसको पहले सुन लीजिएगा. उसके बाद अगर आपकी कोई भी डाउट होगी तो आप खुद मुझसे क्या है पूछ लीजिएगा. ठीक है. या मैं अपना फोन नंबर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा. आप उस पर भी एक वॉइस मैसेज डाल के आप मुझे भेज सकते हो कि सर इस पॉइंट पे डाउट है, मैं क्लियर कर दूंगा आपको. ठीक है. चलिए तो वो चीज हम थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे. इससे होगा क्या, आप भी परेशान नहीं होगे कि सर मैंने कमेंट किया था आपने देखा नहीं, क्योंकि बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं. ठीक है. तो उस चीज के लिए परेशान नहीं होना है. पहले मैं आपको सारी चीजें यहाँ पढ़ा दूंगा. उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आप जो भी आपके डाउट है आप उसको पूछ सकते हो. ठीक है ना. हाँ, सभी को फिर से एक बार और गुड मॉर्निंग. अभी बच्चे बहुत ज्यादा है तो मैं एक एक का नाम नहीं ले पाऊंगा, बट ठीक है सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग. मैं अपने बारे में अगर कुछ बताऊं, मेरा नाम सुशांत कुमार सिंह है. पिछले 5 साल से मैं इस फील्ड में पढ़ा रहा हूँ. मल्टीपल सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ, जैसे कि आपका सॉइल हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, आरसीसी हो गया, हाइड्रो हो गया, इरिगेशन हो गया. बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ. अभी जो मैं आपके साथ डील करने वाला हूं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सब्जेक्ट का हमारा नाम है क्या, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट. हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट. ठीक है. चलो तो सब्जेक्ट के बारे में पहले हम लोग थोड़ा कुछ जानेंगे, उसके बाद फिर हम इस सब्जेक्ट को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना. तो सब्जेक्ट देखो, कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे पीपीटी जो आपको दिख रही होगी उस पर भी बताऊंगा, कुछ चीजें मैं आपको लिख के भी दे दूंगा. ठीक है ना. तो आप अपने नोटबुक पे इसको लिखते भी रहिएगा. ठीक है ना. या अगर आप बोलोगे कि सर हमें इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो मैं क्लास के बाद आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है ना. आपको पीडीएफ भी क्लास के बाद यहाँ पे मिल जाएगी. ठीक है. चलो तो स्टार्ट करें सब्जेक्ट. जरा एक बार बताइएगा फिर से आप लोग, सभी लोग तैयार हो, सब्जेक्ट को शुरू करें. स्टार्ट किया जाए सब्जेक्ट. करें सब्जेक्ट स्टार्ट. चलिए ठीक है. चलो तो देखो सब्जेक्ट में बेसिकली अगर मैं जेके एसएसबी की सिलेबस की आपसे बात करूं, जेके एसएसबी की अगर आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर मैं उसके सिलेबस की थोड़ी आपसे यहाँ पे बात करूं तो देखो जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से, जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से आरसीसी में आपको डिजाइन नहीं पढ़ना है, हमेशा ध्यान रखिएगा. ठीक है ना. आरसीसी में आपको डिजाइन नहीं पढ़ना है, वो हमेशा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, जहां पे बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पूछे जाएंगे. बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन द सेंस मतलब वो आपको पूछेगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, वो आपसे पूछेगा कि लिमिट स्टेट ऑफ मेथड में डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है, वो आपसे पूछेगा शियर स्टीरअप्स की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, वो आपसे पूछेगा कि अगर मैं साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करूंगा तो कितने पे करूंगा. तो बेसिकली आपको स्टिक रहना है अपने बेसिक्स के साथ. आपको डिजाइन यहाँ पे नहीं करनी है, तो हम उन सारी चीजों पे बात भी नहीं करेंगे. हम सिर्फ चलेंगे किसके साथ, बेसिक्स के साथ. हम चलेंगे किसके साथ, बेसिक्स के साथ. तो हम बात करेंगे बेसिकली किसके बारे में, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे. एक बार जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स खत्म कर लेंगे तो एलएसएम में आपका क्या क्या चीजें आती है, डब्ल्यूएसएम में लास्ट में आपसे डील करूंगा, तो परेशान मत होना. बीच में मत बोलना कि सर आपने डब्ल्यूएसएम में पढ़ाऊंगा सबसे लास्ट में, क्योंकि एलएसएम जो कंटिन्यूएशन में है, मैं एलएसएम के साथ आपको सारी चीजें पढ़ा दूंगा. जो आपका एलएसएम के साथ जो फ्लेक्चर हो गया, शियर हो गया, कोलैप्स हो गया, ये सारी चीजें मैं आपको एलएसएम के साथ कवर करवा दूंगा. जितने अलग अलग तरीके के मेंबर्स है, जैसे आपका बीम हो गया, कॉलम हो गया, वन वे स्लैब हो गया, टू वे स्लैब हो गया, ये सारी चीजें मैं आपको कवर करवा दूंगा. उसके बाद जब ये सारी चीजें एक बार खत्म हो जाएगी तब हम चलेंगे प्री स्ट्रेसिंग पे, और एक बार जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लास्ट में चलेंगे किस पे, डब्ल्यूएसएम पे. ठीक है ना. लास्ट में चलेंगे डब्ल्यूएसएम. जेके एसएसबी में एक चीज खास बात है, उसने आरसीसी का सिलेबस फिक्स कर रखा है. एक चीज मैं और आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, कुछ पोर्शन जो आता है आपका बीएमसी का आता है आरसीसी में. कभी अगर आपने देखा होगा, मतलब जो कंक्रीट के डिटेल्स होते हैं, तो बीएमसी वाला पार्ट आपको विपिन सर कवर करवा देंगे. ठीक है. बीएमसी वाला पार्ट मैं नहीं करूंगा, मैं आपको कंक्रीट के बारे में बता दूंगा. जो आरसीसी में जितनी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको यहाँ पे कवर कर दूंगा. ठीक है ना. जैसे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, उसके बाद हार्डन कंक्रीट के टेस्ट क्या क्या होते हैं, वर्केबिलिटी की थोड़ी सी मैं बात कर लूंगा. कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें बचेगी वो आपको वहां पे विपिन सर जो है वो क्या करेंगे, कवर करवा देंगे. ठीक है ना. जो आपको शायद अभी इन्वायरमेंट पढ़ा रहे होंगे. ठीक है. आरसीसी का जितना भी चीज है वो सारी चीज मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दूंगा. ठीक है. क्लियर है. चले आगे. समझ में आता है इतनी चीज.
सिलेबस यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, सिलेबस ऑलरेडी उसने लिख के दिया है, हम उसी से स्टिक रहेंगे, हम उसी के हिसाब से वहां से चालू करेंगे, ठीक है। चले आइए, तो देखिएगा हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है, आरसीसी। हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है, आरसीसी। चलिए, तो थोड़ा सा हम जानते हैं कि आरसीसी हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, स्टार्टिंग में जो है आरसीसी नहीं आया था। स्टार्टिंग की जब आप बात करोगे, जब इसकी पूरी बात चली थी कि कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट बेसिकली क्या है, कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल है जो 3-4 चीजों से मिलकर बना है, जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जो 3-4 चीजों से मिलकर बना है, जो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली कंक्रीट क्या है, कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल है, अगर मैं आपसे बोलूं तो 3-4 चीजों से मिलकर बना है। वो 3-4 चीजें क्या है सर, देखो पहले कंक्रीट थोड़ा समझो, आरसीसी पे चलेंगे, आज फर्स्ट क्लास है, परेशान मत होइएगा। तो कंक्रीट की जब भी हम बात करते हैं तो कंक्रीट 3-4 चीजों से मिलकर बना है। एक तो सबसे इसमें बाइंडिंग मटेरियल जो होता है, आप उसको सीमेंट बोलते हो। उसके बाद क्या होता है, फाइन एग्रीगेट। उसके बाद क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट। और उसके बाद आपके पास क्या होता है, वाटर। इन 4 चीजों को जब आप अलग अलग प्रपोर्शन में मिलाते हो, एक फिक्स प्रपोर्शन में इन 4 चीजों को जब आप एक मिलाते हो, तो आपके पास एक मटेरियल बन के आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट। और इस मटेरियल को यूज किया जाता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। जैसे अगर आपने कंक्रीट का घर बनाया, आपने कंक्रीट का स्लैब बनाया, उस स्लैब पे आप खड़े होगे तो स्लैब नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटेगी, क्योंकि उस मटेरियल के पास स्ट्रेंथ है। उस मटेरियल के पास क्या है, स्ट्रेंथ है। तो इसीलिए किसी भी जगह पे जहां हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है, हम कंक्रीट का हम क्या करते हैं, हम कंक्रीट के मेंबर्स को कास्ट कर लेते हैं। अब हुआ क्या था, जब ये कंक्रीट स्टार्टिंग में आया था तो सबसे पहले आया था आपके पास प्लेन सीमेंट कंक्रीट। क्या आया था, ध्यान से सुनना, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब प्लेन सीमेंट कंक्रीट के साथ एक दिक्कत थी। देखो क्या दिक्कत थी, जैसे मान लो मैंने प्लेन सीमेंट कंक्रीट से एक मेंबर बनाया कुछ इस तरीके से। प्लेन सीमेंट कंक्रीट से क्या हो गया, मैंने एक मेंबर बनाया कुछ इस तरीके से। देखो ये एक मेंबर था, ये मेंबर मैंने किससे बनाया, प्लेन सीमेंट कंक्रीट से। अब जब इसके ऊपर मैं कोई मान लो कोई भी एक लोडिंग लगाऊंगा कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो इसके ऊपर मैंने ये लोडिंग लगाई, तो इस लोडिंग के कारण क्या होगा, इस मेंबर के अंदर कुछ इस तरीके से डिफॉर्मेशन आएगा। इस मेंबर के अंदर क्या आएगा, डिफॉर्मेशन। तो जरा एक बात बताना कमेंट करके, टॉप में कंप्रेशन और बॉटम में टेंशन सही है क्या, टॉप में कंप्रेशन बॉटम में टेंशन सही है क्या। मैंने प्लेन सीमेंट कंक्रीट लिया, उसके ऊपर एक यूडीएल लोड लगाया, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण इसमें बेंडिंग आई। बेंडिंग के कारण टॉप में कंप्रेशन आया, बॉटम में क्या आया, जरा बताइएगा। टॉप में कंप्रेशन है, बॉटम में क्या है, टॉप में कंप्रेशन बॉटम में टेंशन, ठीक है ना। टॉप में कंप्रेशन, क्या मैं सही बोल रहा हूं, बिल्कुल सर, टॉप में कंप्रेशन है, बॉटम में क्या है सर, टेंशन है। दिक्कत ये थी जब लोगों ने देखा कि टेंशन के अंदर जो है कंक्रीट क्रैक करना चालू कर दिया। टेंशन के अंदर जो है कंक्रीट क्या कर दिया, टेंशन के अंदर कंक्रीट ने क्रैक करना चालू कर दिया। मतलब जितना लोड कंक्रीट कंप्रेशन में ले पा रहा था, उतना लोड टेंशन में नहीं ले पा रहा था, उतना लोड टेंशन में नहीं ले पा रहा था। तो कंक्रीट क्या कर दिया, क्रैक करना चालू कर दिया। तो हमने देखा कि अब तो दिक्कत है कि मान लो हमने ये देखा कि कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के 10 गुना कम है। जैसे मान लो कि अगर मेरी स्ट्रेंथ, अगर कंप्रेशन में देखोगे तो मैं अगर 10 किलो का लोड उठा सकता हूं, तो टेंशन में वही चीज मैं सिर्फ 1 किलो का उठा सकता हूं। अगर कंप्रेशन में मैं वो लोड 10 किलो का उठा सकता हूं, तो टेंशन में कितना उठाऊंगा, सिर्फ 1 किलो का। ये तो समस्या हो गई ना, क्योंकि किसी भी मेंबर में आप देखोगे तो जब लोड लगेगा तो टॉप में कंप्रेशन बॉटम में टेंशन आना फिक्स है। तो लोगों ने देखा कि ये तो अब दिक्कत वाली बात है, तो एक काम करते हैं, हम इस कंक्रीट को किसी की मदद से बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब रीइंफोर्स करवाते हैं किसी चीज से। रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है, किसी की मदद करना, मतलब उसके साथ जुड़ के उसकी मदद करना। तो लोगों ने सोचा एक काम करते हैं ना, कंक्रीट टेंशन नहीं ले पा रहा है, तो हम एक काम करेंगे, कंक्रीट के टेंशन को किसी दूसरे मटेरियल पे ट्रांसफर करवा देंगे, कंप्रेशन में तो ऑलरेडी अच्छा है। तो ऐसे ही जब लोगों के मन में बहुत सारे ख्याल आए, विचार आए, तो लोगों ने देखा कि एक काम करते हैं, हम रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं। क्या करते हैं, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं। क्या करते हैं, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट को बनाते हैं। हम क्या करते हैं, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट को बनाते हैं। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट बनाया। देखो अब रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट में बस लोगों ने क्या किया, बॉटम में जहां पे टेंशन आ रहा था वहां पे लोगों ने क्या किया, लोगों ने वहां पे स्टील प्रोवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से। लोगों ने क्या किया, वहां पे कुछ इस तरीके से स्टील प्रोवाइड कर दिया। सर आप पूछोगे स्टील प्रोवाइड करने से क्या हुआ सर, बेटा स्टील प्रोवाइड करने से ये हुआ कि जब मैं इस मेंबर को अब बेंड करूंगा, इस मेंबर को जब मैं अब बेंड करूंगा, अब बॉटम में जो टेंशन आ रहा था, कंक्रीट एक लेवल तक उस टेंशन को लेगा। जब कंक्रीट को लगेगा कि अब मैं फेल होने वाला हूं, वो सारा टेंशन बॉन्ड की मदद से उस स्टील पे ट्रांसफर कर देगा।
सारा टेंशन उस बॉन्ड की मदद से उस स्टील पे क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। जैसे मान लो आपको अगर एग्जाम लिखना है, आपको जहां तक आ रहा है उतना तो आपने लिख लिया, बाकी की मदद आप किससे लोगे, अपने दोस्त से बोलोगे भाई मैं अब आप पूरा का पूरा ट्रांसफर तुम पे कर दे रहा हूं, तुम बताना। तो सेम चीज है, स्टार्टिंग में जो टेंशन आएगा वो तो थोड़ा बहुत कॉन्क्रीट लेगा, बट बचा हुआ जब वो लगेगा कि अब मैं फेल होने वाला हूं, टेंशन की वैल्यू तो ज्यादा है, उसको लगेगा मैं फेल होने वाला हूं, वो सारा का सारा टेंशन किस पे ट्रांसफर कर देगा, वो सारा का सारा टेंशन स्टील पे ट्रांसफर कर देगा। तो इस केस में जब तुम देखोगे तो फायदा ये हुआ कि जो बॉटम में टेंशन आ रहा था, हम उस टेंशन से क्या हो गए, बच गए। जो ये देखो कुछ ऐसा बनेगा, तो बॉटम में जो टेंशन आ रहा था ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बॉटम में जो टेंशन आ रहा था, अब वो टेंशन कौन ले लेगा, अब वो टेंशन हमारा स्टील ले लेगा। अब वो टेंशन हमारा स्टील। आपके मन में एक और सवाल आ सकता है, सर स्टील ही क्यों? तो मैं बोलूंगा एक काम करो, गोल्ड यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, गोल्ड भी यूज कर सकते हो, तुम यूज कर लो, सिल्वर यूज कर लो, तुम कॉपर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो इच्छा है तुम्हारी वो यूज कर लो। बट दिक्कत ये है ना, जैसे मान लो ये एक आपका कंक्रीट है, ये आपका स्टील है, दोनों को मैंने एक साथ कास्ट किया, तो जब बेंडिंग आएगी तो क्या होगा, जब मान लो बेंडिंग छोड़ दो, जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो होगा क्या, इसके अंदर क्या होगी, एक्सपेंशन होगी, स्टील के अंदर भी एक्सपेंशन होगी, कंक्रीट के अंदर भी एक्सपेंशन होगी। जरा एक बात बताना, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अगर अलग अलग होगा तो दोनों अलग अलग एक्सपेंड करेंगे ना। और हम चाहते हैं कि ये बॉन्ड कभी ना ब्रेक हो, क्योंकि ये बॉन्ड ही है जो क्या कर रहा है, उस टेंसाइल फोर्स को ट्रांसफर कर रहा है किस पे, स्टील पे। बट अगर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग हुआ, मान लो ये ज्यादा एक्सपेंड किया, ये कम एक्सपेंड किया, तो होगा क्या, दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। तो सबसे पहली चीज कि स्टील और कंक्रीट का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। दूसरी चीज, बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में स्टील थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, डक्टिलिटी भी स्टील की अच्छी है, तो हम स्टील के साथ गए। जैसे आप रीइंफोर्स्ड फाइबर भी आजकल बहुत जगह यूज होता है, लोग बैम्बू को भी यूज कर लेते हैं, बट हमारे लिए स्टील ही हमें पढ़ना है, बाकी मटेरियल्स हमें नहीं पढ़ने, तो हम क्या बात करेंगे, हम स्टील पे ही बात करेंगे। तो हो गया क्या, लोगों ने देखा कि ये काम कर सकते हैं, इससे हमारा काम अच्छा चल जाएगा, तो इसी को लोगों ने क्या बोला, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। इसको रीइंफोर्स्ड कर दिया किसके साथ, स्टील प्लस कंक्रीट के साथ। किसके साथ, स्टील प्लस कंक्रीट के साथ। यहां तक क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट यहां तक तो बताइएगा। चले, किसी को यहां तक कोई भी डाउट? किसी के लिए अगर फास्ट हो रहा होगा तो वो भी बताइएगा, अगर आपको लग रहा हो, क्योंकि होती है कभी कभी आपको फ्रीक्वेंसी मैच करने में टाइम लग जाता है, अगर फास्ट हो रहा होगा तो वो भी बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है तो वो भी बताइएगा, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? चले आगे। ठीक, चले, चलो, तो ये समझ गए ना, स्टील रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट और प्लेन सीमेंट कंक्रीट में क्या फर्क है। यही फर्क है कि यहाँ पे क्या है, हमने कोई रीइंफोर्स मटेरियल नहीं यूज किया, यहाँ पे हम रीइंफोर्समेंट के लिए क्या यूज कर लेते हैं, स्टील यूज कर लेते हैं। अब आओ देखो, ध्यान देना, अब ध्यान देना, अब थोड़ी सी कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको सब्जेक्ट पे ले चलूंगा, जहां पे हम दुनिया भर की बातें करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है ना। आपको ये लिखने की ऐसा जरूरत नहीं, मैं पीडीएफ तो प्रोवाइड कर ही दूंगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे, देखते हैं, देखो आइएगा, चलो देखो, जब भी अगर आपको याद होगा, आपने अपनी इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग नाम से सब्जेक्ट पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो आपने अपनी इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग नाम से सब्जेक्ट पढ़ा था। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की जब भी आप जीवन में बात करोगे ना, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग दो पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब कॉलेज में थे तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आपको दो पार्ट में अलग से डिवाइड करके दिया गया था। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग दो पार्ट में, एक पार्ट होती है जहां पे हम एनालिसिस करते हैं, एक पार्ट होती है क्या, जहां पे आप एनालिसिस करते हैं। तो जरा एक बात बताना, आप लोग के लिए, आप लोग सभी लोग इंजीनियर्स होंगे, आई होप, मैं मान के चल रहा हूं, या डिप्लोमा भी किए होंगे, तो इसको मिनी इंजीनियर्स तो बोला ही जा सकता है, क्योंकि उतनी सिविल इंजीनियरिंग आप पढ़ लेते हो। जरा एक बात बताइएगा, एनालिसिस का मतलब क्या होता है और डिजाइन का मतलब क्या होता है। आज मैं आपको इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एनालिसिस का मतलब आप लोग क्या समझते हो, जरा बताइएगा। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे ये स्ट्रक्चर एनालाइज करके दो, तो आप लोग इसका मतलब क्या समझते हो? एनालिसिस का मतलब क्या होता है? चलो देखो, आंसर नहीं भी दोगे चलेगा, गलत दोगे सही दोगे, वो सब बात की बात देखी जाएगी, ठीक है। हमें यहाँ पे सब्जेक्ट समझना है, सब्जेक्ट समझ लेंगे, जीवन भर इसको याद रखेंगे। तो सब्जेक्ट अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं गिरेगा, ठीक है। चलो, तो देखो एनालिसिस
और डिजाइन में अगर मैं आपसे बोलूं तो एक बहुत बेसिक सा फर्क होता है। सर क्या फर्क होता है आपके हिसाब से? फर्क ये होता है, फर्क ये होता है, देखो मान लो आपने देखा होगा अपने जीवन में बुर्ज खलीफा है, ठीक है, बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर क्या हो गया, विंड लोड लगा, उस बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा, विंड लोड, क्योंकि वहां पे विंड चल रही है तो विंड के कारण लोड लगा। विंड लोड के कारण उस बिल्डिंग में क्या आएगी, स्ट्रेन आएगी, ऑब्वियस सी बात है। उस स्ट्रेन के कारण क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा, उसके अंदर क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। तो विंड के कारण, लोड के कारण आने वाले जो सारे इफेक्ट थे, स्ट्रेन, स्ट्रेस, डिफ्लेक्शन, ये सारी चीजों को जो कैलकुलेट करते हैं उसको बोला जाता है एनालिसिस। तो लोड के कारण आने वाले जो सारे इफेक्ट को कैलकुलेट करते हैं हम किसी भी स्ट्रक्चर में, उसको बोलते हैं एनालिसिस। तो जैसे आपने देखा होगा सॉम में आप क्या करते हो, सॉम में आपको बोला जाता है ना कि एक मेंबर है, एक बीम है जो सिंपली सपोर्टेड है, उसके ऊपर यूडीएल लगा है, पॉइंट लोड लगा है, यूवीएल लगा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा है। तो जरा मुझे निकाल के बताओ कि इसका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो यहाँ पे आपको लोडिंग पता है, आप उसको बस एनालाइज करके दे रहे हो कि हाँ इस पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, मैं इसके हिसाब से डिजाइन कर सकता हूं। तो आप बस उसको क्या करके दे रहे हो, आप बस उसको एनालाइज करके दे रहे हो कि इस लोड का उस स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट था, इस लोड का उस स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट था। तो इसको हम एनालिसिस बोलते हैं। तो एनालिसिस में जैसे आपके पास सब्जेक्ट आता है क्या क्या होता है, सॉम हो गया, स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, क्या हो गया, सॉम और स्ट्रक्चर एनालिसिस। आपने कभी भी देखा होगा पूरा एनालिसिस जो है तीन ही चीजों पे चलता है। एक तो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। जरा एक बात सोच के देखना, सॉम पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम पे ही तो डिपेंड है। सॉम पढ़े हो अपने जीवन में, सॉम पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम पे ही तो डिपेंड है। जरा एक बात बताना, अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो आपका बिल्डिंग मूव करने लगेगा कि नहीं? कभी सुने हो? जैसे मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसके ऊपर इधर मान लो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। अगर इधर फोर्स 10 न्यूटन का नहीं 9 न्यूटन का लगने लगेगा तो अनइक्वल फोर्स के कारण क्या होगा, ये बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगी ना। तो पूरा का पूरा सॉम स्ट्रक्चर तो इक्विलिब्रियम पे ही डिपेंड है ना मेरे भाई, समझते हो? पूरा का पूरा सॉम स्ट्रक्चर तो इक्विलिब्रियम पे डिपेंड है। अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या होगा, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगी ना। बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन। आप चाहते हो कि आपकी बिल्डिंग मूव कर जाए एक जगह से दूसरी जगह, तो सॉम और स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज क्या होती है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। दूसरी चीज क्या होती है, कंपैटिबिलिटी, है कि नहीं, कंपैटिबिलिटी, स्ट्रक्चर कंपैटिबल होना चाहिए। और तीसरी चीज हम क्या करते हैं, एनर्जी इक्वेशन। तो पूरा का पूरा सॉम और स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड है, इन्हीं तीन चीजों पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, इन्हीं तीन चीजों पे डिपेंड है पूरा का पूरा सॉम और स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है मेरे भाई डिजाइन का। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है डिजाइन का। वो आता है किसका, डिजाइन का। डिजाइन में हम क्या करते हैं, डिजाइन में बेसिकली हम मेंबर के डायमेंशंस निकालते हैं। जैसे आपको बोला गया कि इस घर में 10 लोग का रहना है, इस घर में 10 लोगों को रहना है, तो जरा इस घर का मुझे डायमेंशंस निकाल के बताओ। या अगर मैंने बोला ये स्लैब है, इस स्लैब पे लोड आना है 50 किलो न्यूटन पर मीटर का, पर मीटर स्क्वायर का जो भी है 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड आना है, तो जरा इस स्लैब का मुझे डायमेंशन निकाल के बताओ। तो जो डायमेंशन आप फाइंड आउट कर रहे हो इसी को हमने क्या बोला, डिजाइन बोला। तो डिजाइन के अंदर हम क्या करते हैं, डायमेंशन निकालते हैं किसी भी चीज का। जैसे कॉलम का डायमेंशन निकाले हमने, बीम का डायमेंशन निकाला हमने, स्लैब का डायमेंशन निकाला। तो डिजाइन के अंदर हमने डायमेंशन निकाला। एनालिसिस के अंदर हमने क्या किया, लोड के कारण आने वाले इफेक्ट्स को एनालाइज किया। अब देखो जब भी डिजाइन होती है तो डिजाइन के सब्जेक्ट कौन से आपके सिविल इंजीनियरिंग में, आरसीसी, स्टील, प्री स्ट्रेस, टिम्बर मशीनरी, ये सारे क्या है, डिजाइन के सब्जेक्ट है। ये सारे क्या है, डिजाइन के सब्जेक्ट है। अब डिजाइन के सब्जेक्ट में इक्विलिब्रियम कंपैटिबिलिटी से हम नहीं सॉल्व करते हैं। डिजाइन के सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट लगता है सेफ्टी का, डिजाइन के सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट लगता है सर्विसिबिलिटी का, डिजाइन के सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट लगता है ड्यूरेबिलिटी का, डिजाइन के सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट लगता है इकोनॉमी का, डिजाइन के सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट लगता है एस्थेटिक का। समझे? तो डिजाइन के सब्जेक्ट में क्या लगता है, सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमिक, एस्थेटिक। अब मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं। एनालिसिस क्लियर है सभी को? एनालिसिस में तो कोई दिक्कत नहीं। तो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, किसके लिए, उसके ऊपर आने वाले लोडिंग के लिए। किसके लिए, उसके ऊपर आने वाले लोडिंग के लिए। क्लियर है यहां तक? जरा बताना। चलो, तो डिजाइन समझे। अब इसी में आपको पूरा का पूरा आरसीसी छुपा हुआ है। अगर मैं आपसे बहुत सिंपल टर्म्स में बात करूं तो पूरा आरसीसी इसी में छुपा हुआ है। सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमिक, एस्थेटिक। चलें बात करें।
चलो ठीक है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहली चीज है मेरे सामने सेफ्टी। सबसे पहली चीज मेरे सामने क्या है? सेफ्टी। सेफ्टी क्या होता है? सेफ्टी का मतलब है, सेफ्टी का मतलब है किसी भी लोड पे आपका जो मेंबर है वो सेफ होना चाहिए। मतलब जिस भी लोड के लिए आपने उसको बनाया है, आपका मेंबर क्या होना चाहिए? उस लोड पे सेफ होना चाहिए। मतलब आपका मेंबर टूटना नहीं चाहिए। सेफ्टी यही होती है ना। मान लो हमने एक घर बनाया, घर हमने सर्टेन लोड के लिए बनाया, जैसे ही वो लोड आया मेंबर टूट गया, तो सेफ हुआ क्या? नहीं हुआ। सेफ हुआ क्या? नहीं हुआ। तो हमारा मेंबर कैसा होना चाहिए? हमारा मेंबर सेफ होना चाहिए। दूसरी चीज है, हमारा मेंबर सर्विसेबल होना चाहिए। सर्विसिबिलिटी का मतलब समझते हो? आज बताता हूं। देखो, सर्विसिबिलिटी का एक बहुत बेसिक सा मतलब है। जैसे एग्जांपल समझो, एग्जांपल समझो, मैं अभी यहां खड़ा हूं, दिख रहा है आपको? जैसे देखो पीछे चीजें लिखी है ना, अगर मान लो मैं इसके सामने खड़ा हो गया, क्या आप इस पीछे की चीज को लिख पाओगे? क्या क्या आप इस पीछे की चीज को लिख पाओगे? क्या नहीं लिख पाओगे ना। जैसे बहुत बेस्ट एग्जांपल, आप गए किसी क्लासरूम में बैठने, और क्लासरूम में आप जिस बेंच पे बैठे हो उसके सामने ही एक कॉलम बनी सी बड़ी हुई है, बड़ी सी एक कॉलम बनी हुई है बेंच के सामने ही। क्लासरूम ओपन है पूरा, बट बेंच के सामने यहाँ पे एक बड़ी सी कॉलम आ गई। अब हर बार टीचर पढ़ा रहा है तो कभी आप एक बार इधर से देख रहे हो, कभी आप एक बार इधर से देख रहे हो। वो क्लासरूम सेफ है? बिल्कुल सेफ है, बट वो क्लासरूम सर्विसेबल नहीं है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि जिस काम के लिए उस क्लासरूम को बनाया गया है, ये उस काम को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो सर्विसिबिलिटी का मतलब होता है कि जिस काम के लिए उसको बनाया गया है वो उस काम को फुलफिल करे, तब हम उसको सर्विसेबल बोलते हैं मेरे भाई। तो सर्विसिबिलिटी का मतलब होता है जिस काम के लिए उसको बनाया गया है, अगर वो उस काम को फुलफिल कर रहा है, तब हम उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? तब हम उसको सर्विसेबल बोलते हैं। सर्विसेबल का मतलब समझ में आया? तो आपको जिस काम के लिए बनाया गया है, अगर आप उस काम को फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आप सर्विसेबल नहीं हो, आप सर्विसेबल नहीं हो। जैसे बहुत बार आपने मीम्स देखे होंगे इंस्टाग्राम पे कि सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ऑनलाइन, मतलब कोरोना के बाद तो लोग ऑनलाइन है, तो देखे होंगे ऐसे किसी ने स्टेयर बना दिया, ये देखो ऐसे गया और सीधा ऐसे ही बना दिया, इसी के ऊपर ये नीचे वाली आपकी ये है फ्लाइट और इसी के ऊपर जस्ट ऊपर वाली फ्लाइट बना दिया। तो क्या क्या ये स्टेयर के सेफ है? बिल्कुल मेरे भाई, आप चढ़ सकते हो उस पे, आप चढ़ सकते हो, उतर सकते हो, बट सर्विसेबल है क्या? नहीं, क्योंकि उसको जिस पर्पस के लिए बनाया गया है ये उस पर्पस को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो सर्विसेबल नहीं है। तो सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करके मैं सर्विसिबिलिटी नहीं रख सकता हूं, सर्विसिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करके मैं सेफ्टी नहीं रख सकता हूं। तो पूरा डिजाइन दो ही चीजों पे चलता है, सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी। तो सर्विसिबिलिटी का बेसिक मतलब हुआ आपको जिस काम के लिए बनाया गया है, आप उस काम को अगर फुलफिल कर रहे हो तो आप सर्विसेबल हो, वरना आप सर्विसेबल नहीं हो, वरना आप सर्विसेबल नहीं हो। समझ में आया सर्विसिबिलिटी का मतलब? जरा बताइएगा मुझे। तो सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी, सेफ मतलब जो भी लोड आपके ऊपर आ रही होगी उस लोड पे आप सेफ हो। सर्विसिबिलिटी का मतलब जो भी काम आपको जिस काम के लिए बनाया गया है आप उस काम को फुलफिल कर रहे हो, मतलब तभी आप क्या हो? सर्विसेबल हो। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, बाकी लोग क्या सिर्फ बैठ के फिजिकल प्रेजेंस दे रहे हो क्या? बाकी किसी के कमेंट नहीं आ रहे हैं? जब हम पूछेंगे तब कमेंट करना है भाई, जब हम पढ़ा रहे हैं तब नहीं करना है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग क्लास चालू करके चले गए, बोले अब हम सोएंगे। हाँ, क्लास चालू हो ही चुकी है, हम जाके सो जाते हैं, है कि नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो सर्विसिबिलिटी सेफ्टी समझ गए। तीसरी चीज है ड्यूरेबिलिटी। आपका जो मेंबर है वो ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब लंबे समय के लिए चलना चाहिए। कोई चीज ड्यूरेबल कैसे होती है? तो जो है लंबे समय के लिए चले उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। तो एक बात बताओ, अगर आज आप घर बनाओगे, 10 साल में ही घर टूट जाएगा, तो वापस बना पाओगे क्या? नहीं ना। डिजाइन है ना। मान लो मैंने आपको एक घर डिजाइन करके दिया और 10 साल बाद ही वो घर टूट गया, तो आप आगे क्या बोलोगे? भाई ये तूने क्या कर दिया है कि नहीं, कैसा डिजाइन बना के दिया? क्योंकि वो एक क्या है, महंगा सौदा है ना। घर घर क्या एक महंगा है, हर बार नहीं आप हर 10 साल में बना सकते हो। ठीक है, रिपेयर कर सकते हो बट बना तो नहीं सकते हो ना। तो इसीलिए मेंबर कैसे होने चाहिए? ड्यूरेबल। जैसे देखो, जैसे अगर आज देखोगे, आज कोई भी आरसीसी का घर बनता है तो उसकी उसकी लाइफ कितनी होती है? 30 40 साल 50 साल होती है। तो हम उतनी लाइफ क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि हमें पता है उतने में एक जनरेशन निकल जाती है। जैसे मान लो आज आपके पापा ने घर बनाया होगा 40 की उम्र में, 45 की उम्र में, अब वो घर 10 साल बाद ही टूट जाए तो 55 में फिर से उनको बनाना पड़ेगा, तो दिक्कत है ना। अब उन्होंने 45 की उम्र में क्या सोच के बनाया? 45 की उम्र में ये सोच के बनाया कि मैं 75 तक जीऊंगा, ये 30 साल घर चल जाए। क्यों? क्योंकि अगली जो जनरेशन आएगी आप उस घर में नहीं रहना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि वो घर हो सकता है पुराना हो उसका कंस्ट्रक्शन,
मान लो पहले क्या होता था, पहले जो घरों के कंस्ट्रक्शन होते थे उसमें एक वॉशरूम 2 वॉशरूम थे, आज हर रूम में एक वॉशरूम 2 वॉशरूम है, क्योंकि हम नए जनरेशन है। तो जो पुराने जनरेशन थी वो घर क्या होता है, घर एक जनरेशन के लिए बनाया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि जब आप बड़े हो जाओगे आप उसको तोड़ के अपने हिसाब से बना लोगे, है कि नहीं। तो घर कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं ना कि हम बहुत महंगा बना दे, ऐसा नहीं कि हम बहुत महंगा बना दे, क्यों, क्योंकि डेली का अलग अलग घर बन रहा है। तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इकोनॉमी को भी हमें ध्यान रखना है, हम ऐसा नहीं कि बहुत महंगा बना दे। इसलिए आप देखते हो कि जहां पे भी अपार्टमेंट्स बनते हैं मोस्टली आपको सब सेम ही, एक बिल्डिंग ऐसी दिखेगी सेम, दूसरी वही पैटर्न की दिखेगी, तीसरी वही पैटर्न। तो हमें क्या है, रिपीटेटिवली ये काम करना है, इसलिए लोग इकोनॉमी का ध्यान रखते हैं। जैसे एग्जांपल, जो राजा महाराजाओं के फोर्ट थे, उन्होंने बस एक फोर्ट बनाया था अपने पूरे जीवन में, उन्होंने बस एक घर बनाया था पूरे जीवन। तो वो बोलते थे कि स्टोन है लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। वो बोलते थे कि जो भी बढ़िया मटेरियल है लगा दो। बट अगर आप आज स्टोन से घर बनाने जाओगे, आप उसको महंगा तो कर दिए, 100 साल के लिए मान लो कर दिए, बट वो बहुत महंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि आपको तो एक रिपीटेटिव काम करना है ना। आपको इसके बाद भी अगर मान लो अगर आप बिल्डर हो, आपको और भी घर बनाने हैं इसके बाद भी, तो इसीलिए इकोनॉमी का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। और लास्ट में आती है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब क्या हुआ, सुंदरता। अगर आपके पास इकोनॉमी ज्यादा है, आप उसको सुंदर बना दो। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर घर तो 4 दीवारों में भी लोग रह सकते हैं, 4 मैं दीवार बना दूं, एक स्लैब ढाल दूं, तो इसमें भी तो लोग रह सकते हैं। अगर मैं 4 दीवार बना दूं, उसके ऊपर एक स्लैब डाल दूं, तो लोग इसमें भी रह सकते हैं। लोग तो इसमें भी रह सकते हैं कि उन्होंने दीवार बनाया, उसके अंदर पूरी मॉड्यूलर इंटीरियर की, उसके बाद स्लैब बनाया, उस पर पीओपी किया, उसमें झूमर लगाया, उसमें एसी लगाया, तो वो भी पॉसिबल है। तो एस्थेटिक ऐसी चीज है जो इकोनॉमी से डिफाइन होती है। अगर आपके पास इकोनॉमी बहुत अच्छी है, पैसा बहुत अच्छा है, तो आप उसको एस्थेटिकली अच्छा भी बना सकते हो। तो पूरा का पूरा डिजाइन जो है मेरे भाई, वो इन 5 चीजों पे चलता है। इन 5 में से आपको अगर किसी में भी दिक्कत होगी, आप 2 मिनट का टाइम लीजिए, मैं बस पानी पी के आ रहा हूं, मुझे बताइएगा, ठीक है। बस 2 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं पानी पी के। अगर आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत होगी यहां तक में, मुझे बताइएगा, उसके बाद मैं आगे चलूंगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, मैंने ऑफ किया था विशाल, मैंने ऑफ किया था, और मैं पानी पीने गया था विशाल, इसलिए मैंने ऑफ किया था, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको, ठीक है, यहां तक आई होप क्लियर होगा आपको, ठीक है। चले, लिखना है लिख सकते हो, नहीं लिखना आगे चलते, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी बच्चों के लिए, मैं फिर से बोलूंगा। आईएस कोड बहुत बार सवाल में डायरेक्ट पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने ये भी रखा है, यहां देखो, आप ही का सोच के मैंने ये भी अलग से रखा है। क्यों, क्योंकि आईएस कोड आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे मैंने एक आरसीसी का सेशन भी लिया था, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, वहां पे बहुत सारे आईएस कोड पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आईएस कोड भी मैंने रखा है। तो देखो क्या है, बेसिक इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर स्ट्रक्चरल डिजाइन, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड कोड जो है स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए कौन देता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड देता है, जिसको बीआईएस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सबसे पहला कोड आईएस 456-2000 किसके लिए होता है, प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए। किसके लिए होता है, प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए होता है। तो आईएस 456 जहां पे भी दिखेगा मेरे दिमाग में झट से याद आएगा क्या, प्लेन और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए ये कोड होता है। दूसरा आईएस 875-1987, क्या है आईएस 875-1987, इसके 5 पार्ट आते हैं, 5 पार्ट आते हैं डिजाइन लोड के लिए, डेड लोड, लाइव लोड एंड इम्पोज लोड, स्नो लोड, अर्थक्वेक लोड। तो इसके 5 पार्ट आते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। तो आईएस 875-1987 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो 5 पार्ट में आता है। ये होता कोड किसके लिए है, डिजाइन लोड्स के लिए होता है। होता कोड किसके लिए है, डिजाइन लोड्स के लिए। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। इसके पार्ट्स भी पढ़ के जाइएगा, 1 2 3 4 5 किसके लिए होता है, बहुत बार ये चीज भी पूछी गई है, ठीक है ना। तो उस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आईएस 875। नेक्स्ट है हमारे पास आईएस 1893, ये भी पूछा गया है, क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। किसके लिए होता है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर जो है हम उसको देख सकते हैं किसकी मदद से, आईएस 1893 की मदद से।
IS 13920, IS 1390, सॉरी 13920, IS 13920, डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सेस्मिक फोर्सेस, मतलब जो भी स्ट्रक्चर के ऊपर अर्थक्वेक लोडिंग आने का खतरा है उसके अंदर जो स्टील की डिटेलिंग होगी, जो स्टील की मैं डिटेलिंग करूंगा वो इसकी मदद से करता हूं। किसकी? IS 13920 1993, डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सेस्मिक फोर्सेस। 1343 फिर से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आई होप इस बार भी कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। IS 1343 किसके लिए होता है? प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट डिजाइन। IS 1343 किसके लिए होता है? प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट डिजाइन के लिए होता है। ये पांचों मैंने आपको बता दिए, आगे चलता हूं। नेक्स्ट है मेरे पास IS 3370। 3370 जो बेसिकली देखने को मिलेगा मेरे दोस्त, लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर, मतलब वाटर टैंक्स। जो स्ट्रक्चर्स में आप पानी को रिटेन करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब वाटर टैंक। IS 10262 किसके लिए होता है? कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन। IS 10262 किसके लिए होता है? कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन। और नेक्स्ट है IS 1642 किसके लिए होता है? फायर प्रोटेक्शन। IS 1242 किसके लिए होता है? 1642 किसके लिए होता है? फायर प्रोटेक्शन। तो ये सारे IS कोड को ध्यान रखिएगा, याद रहेगा। मैं फिर से एक बार यहां लिखता हूं, देखो क्या क्या है? 456, 1343, 13920, 3370, 875, 10262, 1642, सारे याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। मैंने फिर से रिवीजन के लिए आपको एक बार यहाँ पे लिखवा दिया है। 456 हो गया, 1343 हो गया, 13920 हो गया, 3370 हो गया, 875 हो गया, 10262 हो गया, 1642 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत हो यहाँ तक पूछ लीजिए, चलते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, चलें आगे। मजा आ रही है भाई? समझ में आ रही है चीजें? मजा आ रही है आरसीसी पढ़ने में? आरसीसी बहुत इजी सब्जेक्ट है। देखो मैं फिर से बोलूंगा, अभी तो ठीक है थोड़ा सा बेसिक्स है, इसलिए थोड़ा सा हमें आपको चीजें बतानी है। नहीं तो जनरली ये सब चीजें क्या है? थ्योरेटिकल है, आप भी पढ़ सकते हो, बट ठीक है मेरा काम। बट हाँ, इसके बाद जब हम लोग सब्जेक्ट में चलेंगे, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, मैं पूरा सिंप्लीफाई कर दूंगा आपके सामने, पूरी बीम को खोल के रख दूंगा। एक एक चीज बस ध्यान रखना। देखो मैं बस एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगा, एज अ टीचर जितना मेरा जीवन का एक्सपीरियंस है, आप पेपर देने जा रहे हो जेई का, ध्यान रखना फालतू की चीजें आप मत पढ़ने के पीछे पढ़ना। ऑलवेज स्टिक टू योर सिलेबस। उसने बोला है डिजाइन नहीं आएगी, नहीं पढ़नी है, फालतू की परेशान मत होना कि सर डिजाइन भी कर ले, ये भी कर ले। उसने बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बोले हैं, LSM के, WSM के, वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है, उसकी थिकनेस कितनी होगी, क्या। तो स्टिक टू द सिलेबस, उतना ही करना, सिलेक्शन हो जाएगा। फालतू की ज्यादा चीजें पढ़ने के पीछे मत रहना कि सर ये भी कर ले, वो भी कर ले, ऐसा कर ले, वो कर ले। नहीं, जो काम की चीज है बस उसको पढ़ के जाना। सिलेक्शन लेना तुम्हारा पर्पस है, ठीक है? तुम्हारा पर्पस PhD करना नहीं है। उसके बाद अपना पढ़ते रहना, उसके बाद 4-5 बुक मुझसे ले लेना, मुझसे पूछ लेना कि सर आरसीसी की 5-6 बुक बता दो, बता दूंगा, वो 5-6 बुक पढ़ लेना जीवन में, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी तुम्हारा पर्पस होना चाहिए, ये जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है बहुत अच्छी वैकेंसी है मेरे भाई, अभी से तैयारी कर लो। 4-5 महीने लग के जीवन में जिस भी पोजीशन पे हो, कुछ भी हो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब पीछे रखो। जीवन में सब रखा रह जाएगा, सब वही रहेगा। 4 महीने में कोई कहीं नहीं जाने वाला है, सब वही रहेगा। बस इस चीज को ध्यान रखो, अपने रूम के सामने इस चीज को चिपका लो। सुबह उठो तो इसको देखो, शाम को रात को सोने से पहले इसको देखो। मेरा ये गोल होना चाहिए। भले कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैंने जितना पढ़ रखा है मुझे उसमें सीट चाहिए, ठीक है ना? तो हमारा गोल यही होना चाहिए। अभी से लेके जब तक हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सारी चीजें देखो तुमको बताऊंगा। मैं ये भी चीज लेता हूँ, ये भी चीज तुमसे आज लाइव क्लास में गारंटी लेके चल रहा हूँ। देखो 3 चीजें बताऊंगा, इतना कर लो, मुझे फोन कर लेना, मैं अभी भी आपको नंबर देता हूँ। ये करके देखो 10 दिन, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे, इस नंबर पे तुम कॉल करके मुझे बता सकते हो। ये मेरा पर्सनल नंबर है, कॉल डायरेक्टली मत कीजिएगा, एक मैसेज कर दीजिएगा अपने नाम के साथ, किस बैच में हो, ठीक है? अपने नाम के साथ अपना बैच में से डाउट जब भी आपको लगे पूछने के लिए पूछ लीजिएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए मुझे रिवर्ट करने में, पॉसिबिलिटी है, बट हाँ डाउट पूछ सकते हो। 10 दिन आप ये करके देखो, जितना मैंने आपको पढ़ाया आप उतना पढ़ो, आप इसके क्वेश्चंस लगाओ, आप इसके टेस्ट सीरीज लगाओ। 3 ही चीज पे पूरी की पूरी तैयारी डिपेंड करती है, पढ़ाई, रिवीजन, टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये 3 चीज कर लो, तीनों का 35-35% रोल है। 35% जो मैं आपको पढ़ाऊंगा,
35% जो आप क्वेश्चन लगाओगे और 30% जो आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, क्योंकि आपके बगल में बैठा बच्चा भी यही कर रहा है, वो उससे ज्यादा नहीं कर रहा है, तो आपको उसको भी ध्यान में रखना है। इस क्लास में अगर मान लो जितने भी बच्चे हैं जो होंगे, मान लो जितने भी होंगे, तो उसमें हर बच्चा यही काम कर रहा है, तो आपको भी यही करना है। अगले 4 महीने तक आपका गोल बस यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में डाउट, सेल्फ डाउट तो बिल्कुल नहीं। मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। आरसीसी आपने पूरे जीवन में अगर आज तक कभी नहीं पढ़ी होगी, शांति से क्लास में बैठना, लास्ट क्लास में ये बोल के जाना कि सर आरसीसी समझ में आई कि नहीं। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं ना कि आरसीसी अगर आज तक आपने सुना भी नहीं होगा, मैं तो भी आपको पढ़ा के चले जाऊंगा, मैं तो भी आपको पढ़ा के चले जाऊंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। बट हाँ, आपका साथ चाहिए कि आप शांति से बैठोगे, डेली आओगे, क्लास लगाओगे, क्योंकि मुझे पता है ना आज जितने बच्चे दिख रहे हैं लास्ट क्लास में इसके आधे भी नहीं बचते, तो आधा कंपटीशन तो वहीं खत्म हो गया। लास्ट क्लास तक बच्चे रह जाओ, देखो आधा कंपटीशन तुमने वहीं खत्म कर दिया। समझ में आया? क्लियर है? तो बस तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए, ये, इसके अलावा और कुछ नहीं, ध्यान रखना, ठीक है? तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर अगली बार के लिए भी तैयारी कर रहे होगे, फिर मजा नहीं आता है जीवन में। पता है, बार बार एक ही चीज की जब तैयारी करो ना, तो जीवन में मजा नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है? चले आगे मेरे भाई, चलो आते हैं सीमेंट कंक्रीट पे। ठीक है, अब जो हमने देख लिया आरसीसी क्या है, आरसीसी क्या है, डिजाइन के सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें होती है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट की। किसकी बात करते हैं? सीमेंट कंक्रीट। तो सीमेंट कंक्रीट मैंने आपको ये भी बताया अभी क्या है, सीमेंट कंक्रीट एक मिक्सचर है। किसका? बाइंडिंग मटेरियल है सीमेंट, फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, वाटर है। एडमिक्सचर आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आपको यूज करना है कि नहीं। हाँ 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 बिल्कुल भाई, कोई नहीं, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो एडमिक्सचर डिपेंड करता है कि आपको यूज करना है कि नहीं, टू अचीव कंक्रीट इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, टू अचीव कंक्रीट ऑफ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज एट फ्रेश एंड हार्डन स्टेट। कभी भी ध्यान रखना, कंक्रीट हमेशा 2 स्टेज में टेस्ट की जाती है। कंक्रीट हमेशा 2 स्टेज, कंक्रीट की एक तो फ्रेश स्टेज होती है और दूसरी होती है हार्डन स्टेज। दूसरी क्या होती है? हार्डन स्टेज। एक होती है फ्रेश स्टेज और दूसरी होती है हार्डन स्टेज। हमेशा ध्यान रखना जीवन में, एक होती है फ्रेश स्टेज और एक होती है हार्डन स्टेज। फ्रेश स्टेज मतलब जब आपने अभी कंक्रीट को बनाया है, अगले एक दो घंटे के लिए कंक्रीट किस में रहेगी? फ्रेश स्टेज में रहेगी। उसके बाद क्या होने लगेगी? धीरे धीरे आपकी कंक्रीट हार्ड होने लगेगी और एक सर्टेन समय के बाद वो किस में चली जाएगी? हार्डन स्टेज में। जैसे आप मान लो 28 दिन आप लेके चलते हो, आप ये मान के चलते हो कि 28 दिन के बाद जितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी थी गेन हो गई, जो हमारा काम चल जाएगा, है कि नहीं? तो फ्रेश स्टेज और हार्डन स्टेज दोनों स्टेज में जो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज की हमें जरूरत है, उसके हिसाब से अगर मैं बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और एडमिक्सचर इसको प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिला रहा हूं डिजायर्ड प्रॉपर्टीज के लिए, तो हमारे पास जो एक मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे? उस मिक्सचर को बोलेंगे सीमेंट कंक्रीट। उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे? सीमेंट कंक्रीट बोलेंगे। उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे? सीमेंट कंक्रीट बोलेंगे। क्लियर है? तो उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे मेरे भाई? उस मिक्सचर को बोलेंगे सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, अब सीमेंट कंक्रीट की जब भी बात होती है ना, हमेशा ध्यान रखना, सीमेंट कंक्रीट की जब भी बात होती है ना, 2 तरीके के मिक्स होते हैं। 2 तरीके के क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। एक होता है नॉमिनल मिक्स और एक होता है डिजाइन मिक्स। एक होता है क्या आपके पास? नॉमिनल मिक्स और एक होता है क्या आपके पास? डिजाइन मिक्स। ठीक है ना, ध्यान रखना हमेशा। नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स में भी एक फर्क समझाता हूं। देखो क्या हुआ, जैसे मान लो आप अपने दोस्त के घर गए, नहीं जैसे एग्जांपल, हाँ आप अपने दोस्त के घर गए, दोस्त के घर गए तो आपने, उसने खाना बनाया था, दोस्त ने खाना बनाया था, बहुत अच्छा बनाया खाना, बहुत अच्छा बना, मतलब बहुत ही अच्छा। आपने पूछा भाई तुमने ये खाना कैसे बनाया, तुमने क्या क्या यूज किया? तो उसने तुमको बोला कि मैंने 1 चम्मच हल्दी डाला था, 1 चम्मच नमक डाला था, 1 चम्मच गरम मसाला, सब कुछ डाला और मेरा खाना बन गया। एक बात बताओ, आप घर आए, आपने भी घर पे आके वही सारी चीजें ट्राई की, आपने भी 1 चम्मच हल्दी डाला, 1 चम्मच धनिया डाला, सब डाला, बट आपका उतना अच्छा नहीं बना। क्यों? दिक्कत ये थी, उसने आपको ये नहीं बताया कि चम्मच उसने यूज कौन सा किया था। चम्मच भी तो अलग अलग टाइप की आती है, चम्मच भी तो अलग अलग टाइप की आती है, तो उसने आपको ये नहीं बताया, तो यहां आप गलत हो गए ना। तो देखो नॉमिनल मिक्स क्या होता है? नॉमिनल मिक्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होता है। जैसे किसी को 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की स्ट्रेंथ चाहिए होगी स्टार्टिंग में, बहुत साल पहले, तो उसने बोला एक काम करता हूं मैं कंक्रीट बनाता हूं जिससे मुझे 20 न्यूटन पर एमएम की स्ट्रेंथ मिले। उसने क्या किया? रैंडमली मटेरियल को मिला दिया। जैसे मान लो उसने 1 चम्मच सीमेंट मिला दिया, 2 चम्मच फाइन एग्रीगेट, 4 चम्मच कोर्स एग्रीगेट मिला दिया, मान लो। उसने क्या किया? मिलाने के बाद जब स्ट्रेंथ चेक किया तो स्ट्रेंथ निकल के आई 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। स्ट्रेंथ कितनी निकल के? 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। उसने बोला भाई ये तो गलत हो गया, एक काम करते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं मटेरियल्स को। क्या बोला? एक काम करते हैं थोड़ा सा मटेरियल्स को चेंज कर देते हैं। उसने मटेरियल चेंज किया
कॉन्सेंट्रेशन, इंग्रेडिएंट, सारे इंग्रेडिएंट्स तो सेम थे, उसने उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे किया, किसी के वेट को बढ़ाया, किसी के वेट को, फिर उसको मिला, अब स्ट्रेंथ कितना मिला, 22 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। स्ट्रेंथ कितना मिला, 22 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। उसने सोचा फिर से दिक्कत हो गई, अब एक काम करते फिर से थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। तो चेंज करते 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 एक बार ऐसा हुआ होगा ना, जब उसको स्ट्रेंथ 20 पॉइंट समथिंग या 19.9 20.1 मिला होगा, देखा कि ठीक है भाई, जब मैं इतने इतने पे ये मिला रहा हूं तो मुझे ये स्ट्रेंथ मिल रही है। उसने मान लिया कि अगर आप एक पोर्शन सीमेंट का लो, 2 पोर्शन आप मान लो फाइन एग्रीगेट का लो, 4 पोर्शन आप कोर्स एग्रीगेट का लो, तो आपको M15 का कंक्रीट मिल जाएगा, जिसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगी। जिसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगी। आपको एक कंक्रीट मिल जाएगा जिसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, 15 न्यूटन पर एमएम। तो ये कैसे आपको पता चला, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो नॉमिनल मिक्स जो होता है वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होता है। नॉमिनल मिक्स किसके बेसिस पे होता है मेरे भाई, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होता है। समझ में आता है? तो नॉमिनल मिक्स किसके बेसिस पे होता है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। दूसरी चीज, जब भी नॉमिनल मिक्स की बात करोगे तो हम क्या करते हैं, बाय वेट मेजर करते हैं, हम वॉल्यूम को अवॉइड करते हैं। हम क्या करते हैं, हम बाय, देखो ले सकते हो वॉल्यूम के हिसाब से भी, ले सकते हो वेट के हिसाब से भी, बट हम मोस्टली कोशिश करते हैं बाय वेट मेजर करने की। हम मोस्टली कोशिश करते हैं क्या, बाय वेट मेजर करने के लिए। नॉमिनल मिक्स दूसरा चीज किसके लिए प्रीफर किया जाता है, M5 से लेके M20 तक के लिए जनरली हम क्या करते हैं, नॉमिनल मिक्स को प्रीफर करते हैं। कहां से कहां तक के लिए, M5 से लेके M20 तक के लिए जनरली हमारे पास क्या होती है, नॉमिनल मिक्स होती है। क्या होती है, नॉमिनल मिक्स होती है। क्लियर है? यहां तक नॉमिनल मिक्स समझ में आया मेरे भाई, बताइएगा जल्दी से। चले आगे। चले आगे। ठीक है, देखो अगर इसमें है, इसका पीपीटी है शायद, होगा, हाँ है, देखो बहुत बढ़िया है। चलो ये तो है, पीपीटी है। देखो तो क्या है, नॉमिनल मिक्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, मिक्सिंग में बी बाय वेट और बाय वॉल्यूम। बाय वेट इज प्रीफरेबल, बाय वेट इज क्या है, जनरली प्रीफरेबल। क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नॉट फिक्स्ड, क्वांटिटी ऑफ वाटर फिक्स नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हम वहां पे एज पर साइट रिक्वायरमेंट हम वहां पे उस मसाले को बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे अगर लोकल भाषा में मैं बोलूं तो जो आप मसाला बना रहे हो, आप यही बोलते हो ना कि एक काम करते हैं, कंक्रीट बना लेते हैं, मसाला बना लेते हैं। तो साइट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, वहां पे ये प्रोवाइड करते हैं। नॉमिनल मिक्स किसके लिए अलाउ किया जाता है, M5 से लेके M20 के लिए। जैसे एग्जांपल M10 में क्या है, 1:3:6 है। मतलब अगर एक पार्ट मैंने सीमेंट का लिया तो 3 पार्ट किसका है, फाइन एग्रीगेट, 6 पार्ट किसका है, कोर्स एग्रीगेट का है, 6 पार्ट किसका है, कोर्स एग्रीगेट। बहुत बार ध्यान दिया होगा आपने, आपको सवाल भी पूछ लिया जाता है कि जरा बता दो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना यूज होगा, याद है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। जैसे उसने बोला कि मैंने 10 मीटर क्यूब का कंक्रीट लिया, कितने का, 1:2:4 का, जरा मुझे बता दो कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना होगा। क्या बता दो, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बता दो। बता सकते हो मेरे भाई, या वेट अगर बोलेगा तो वेट बता सकते हो। चलो सिखा दूं, ये भी सिखा दूं कैसे निकालते हैं। चलो आज सिखाई देता हूं, जीवन भर याद रहेगा, बहुत छोटी सी चीज है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगी, और जनरली किसी भी एग्जाम में तो पूछ ही लेता है, ठीक है ना। तो देखो 10 मीटर क्यूब है, 1:2:4, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, 10 मीटर क्यूब है ना, तो ये वेट कॉन्क्रीट है, हमेशा ध्यान रखना। वेट कॉन्क्रीट का वॉल्यूम और ड्राई कॉन्क्रीट के वॉल्यूम में फर्क होता है। अगर आपका वेट कंक्रीट है 10 मीटर क्यूब है, तो हम ड्राई कंक्रीट के टर्म्स में लेंगे ना, तो हम उसको 1.52 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको अगर ड्राई कंक्रीट के फॉर्म में लिखोगे तो वहां पे वॉल्यूम हो जाएगी 1.52 मीटर क्यूब। अगर ड्राई कंक्रीट के टर्म में लिखोगे तो एक के लिए, तो हमारे पास कितना, हमारे पास 10 है, तो 10 के लिए कितना हो जाएगा, 15.2 मीटर क्यूब हो जाएगा। 10 के लिए कितना हो जाएगा, 15.2 मीटर क्यूब, ठीक है ना। हाँ 15.2 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब उसने क्या बोला, इस 15.2 मीटर क्यूब में एक पार्ट सीमेंट है, 2 पार्ट क्या है, कोर्स फाइन एग्रीगेट, 4 पार्ट कोर्स एग्रीगेट। कैसे निकालेंगे भाई, तो एक बात बताओ, अगर 15.2 मीटर क्यूब टोटल है, तो 15.2 मीटर क्यूब का 7 पार्ट डिवाइड करो, एक पार्ट सीमेंट को दे दो, 2 फाइन एग्रीगेट को दे दो, 4 कोर्स एग्रीगेट को। तो कैसे निकालेंगे, तो अगर सीमेंट 1 है तो 1/7 इंटू 15.2, ये हो गया सीमेंट। 2/7 इंटू 15.2, ये हो गया आपके पास फाइन एग्रीगेट। और 4/7 इंटू 15.2, ये हो गया आपके पास कोर्स एग्रीगेट। तो ऐसे ही निकाला जाता है। तो मैंने आपको एक बेसिक यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे हम क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तो क्वांटिटी निकालने का ये तरीका होता है, क्वांटिटी निकालने का क्या होता है, ये तरीका होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है नॉमिनल मिक्स।
तो नॉमिनल मिक्स में क्या होता है, हमें पता होता है ऑलरेडी कि प्रोपोर्शन क्या होगा। जैसे M15 क्या है 1:2:4, M20 क्या है 1:1.5:3। ध्यान रखिएगा इसमें, जैसे अगर आपको M20 लिखा दिखे तो M20 का मतलब क्या है, M का मतलब है मिक्स, 20 का मतलब है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 20 क्या दर्शा रहा है, 20 ये दर्शा रहा है कि ये उस कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जब उसको यूनिएक्सियल टेस्टिंग में यूनिएक्सियल लोडिंग में जब उसको टेस्ट किया गया तो वो तो क्यूब की है। तो यहाँ पे ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी है, कंक्रीट की, जो हम बना रहे हैं। तो हमने कितना माना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट द रेट क्या 28 डेज के, कब, किसमें, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। किसमें है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। 28 दिन के बाद की स्ट्रेंथ है, इसलिए इसको हम M20 बोलते हैं। तो M स्टैंड फॉर मिक्स। दूसरा हमारे पास डिजाइन मिक्स। डिजाइन मिक्स क्या होता है, डिजाइन मिक्स होता है बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। यहाँ पे W/C रेशो फिक्स होता है, ध्यान रखिएगा। डिजाइन मिक्स में पूरा का पूरा W/C, जो आपका वाटर क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो फिक्स्ड होती है, मतलब हमें W/C रेशो पता होता है। यहाँ पे भी प्रोपोर्शनिंग बाय वेट होता है। क्वांटिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो फिक्स्ड। डिजाइन मिक्स अलाउड कहां से कहां तक है, M10 से लेके M100 तक आप डिजाइन मिक्स परफॉर्म कर सकते हो। M10 से लेके M100 तक आप डिजाइन मिक्स परफॉर्म कर सकते हो मेरे भाई। तो M10 से लेके M100 तक आप खुशी खुशी डिजाइन मिक्स परफॉर्म कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, जल्दी से बताइएगा, चले आगे, कोई दिक्कत। देखो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हाँ वो चीज आपको सर जब बीएमसी का पार्ट बताएंगे तो वहां बता देंगे। मैं उतना बता देता हूं जितने में काम चल जाए आपका, ठीक है ना, मैं उतना बता देता हूं जितने में आपका काम चल जाए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी क्या है नेक्स्ट हमारे पास, वर्केबिलिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास वर्केबिलिटी। तो वर्केबिलिटी जो होती है कंक्रीट की, वो फ्रेश स्टेट में मेजर की जाती है। कंक्रीट कितना वर्केबल है, कंक्रीट बेसिकली क्या है, कितना वर्केबल है। तो हम फ्रेश स्टेट में क्या करते हैं, हम इसकी वर्केबिलिटी की मेजर करते हैं। तो 4 टेस्ट है बेसिकली जिससे हम वर्केबिलिटी चेक करते हैं। क्या क्या है आपके पास, स्लम टेस्ट, बीबी टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट और फ्लो टेस्ट। बीएमसी वाले पार्ट में सर आपको और डिटेल में बता देंगे, मैं यहाँ पे बस आरसीसी पर्पज से थोड़ा बता देता हूँ। क्या क्या टेस्ट है, स्लम टेस्ट, बीबी टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट और फ्लो टेस्ट। ये 4 टेस्ट है जिसकी मदद से हम किसी भी कंक्रीट की क्या करते हैं, वर्केबिलिटी को चेक करते हैं। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, वर्केबिलिटी के बेसिस पे आप ये टेबल देख सकते हो। वर्केबिलिटी के बेसिस पे आप ये टेबल देख सकते हो। जैसे डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी अगर वेरी लो रखा है हमने, ध्यान से सुनना, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी अगर हमने वेरी लो रखा है, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी लो है इसका मतलब क्या है कि उसके साथ काम करना आसान नहीं होगा, उसके साथ काम करना फ्लोएबल नहीं है। डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी लो है मतलब क्या है, फ्लोएबल नहीं है। तो ऐसे कंक्रीट का आप स्लम वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, ध्यान रखना। एक चीज आपसे बहुत बार पूछेगा, वेरी लो वर्केबिलिटी और वेरी हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट की स्लम वैल्यू नहीं निकलती है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। वेरी हाई वर्केबिलिटी और वेरी लो वर्केबिलिटी कंक्रीट की स्लम वैल्यू नहीं निकलती है। वेरी लो वर्केबिलिटी, ये दोनों कंक्रीट की स्लम वैल्यू जो है नहीं निकलती है। स्लम वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि स्लम वैल्यू आएगी ही नहीं, क्योंकि पहले केस में आपको ऊपर से हाइट ही नहीं मिलेगी और दूसरे केस में वो इतना फैल जाएगा कि पूरा का पूरा, पहले केस मतलब अगर लो वर्केबिलिटी है तो आप जब ऐसे ट्रंकेटेड कोन हटाओगे तो वो नीचे जाएगा ही नहीं जहां से आप स्लम वैल्यू मेजर करोगे। दूसरे केस में वो इतना फैल जाएगा कि आपको स्लम वैल्यू मिलेगी ही नहीं। तो वेरी लो और वेरी हाई के लिए स्लम वैल्यू नहीं मिलती है। अब डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी वेरी लो है, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी वेरी लो है, इसका मतलब क्या है, उसकी स्लम वैल्यू हमारे पास नहीं है। ऐसे कंक्रीट को कहां पे यूज किया जाता है, ऐसे कंक्रीट को यूज किया जाता है शैलो सेक्शंस में, या जहां पे आप रोड बना रहे हो। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, हम अगर मान लो सर वर्केबिलिटी बहुत कम है तो हम इसको कॉम्पैक्ट ही नहीं कर पाएंगे, हम इसके साथ काम ही नहीं कर पाएंगे। तो एक बात बताओ, रोड के जो सेक्शन होते हैं कैसे होते हैं, शैलो होते हैं। आपको वहां पे कॉम्पैक्शन हाथ से नहीं करना है, वहां पे रोड लोडर चला के कॉम्पैक्शन करना है, मशीनों से कॉम्पैक्शन करना है। अगर सेक्शन शैलो है तो दिक्कत नहीं है ना, मैंने डीप सेक्शंस के लिए नहीं बोला है, मैंने शैलो सेक्शंस के लिए बोला है। तो वहां पे अगर हम रोड रोलर चला दे या अगर हम मशीन से वहां पे ये वाइब्रेशन या कॉम्पैक्शन कर दे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जहां शैलो सेक्शंस होते हैं, जहां पे आपको पेमेंट यूजिंग पेवर से आप अगर पेमेंट बना रहे हो तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, वेरी लो वर्केबिलिटी की कंक्रीट यूज कर सकते हो जिसकी स्लम वैल्यू हमें नहीं मिलती है मेरे भाई। फिर से ध्यान रखना, फिर से ध्यान रखना,
मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे यहाँ लिखा है देखो 7.111 इन वेरी लो कैटेगरी ऑफ वर्केबिलिटी वेयर स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज नेसेसरी फॉर पेमेंट क्वालिटी मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी बाय डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पैक्टिंग फैक्टर विल बी मोर अप्रोप्रिएट देन स्लम। तो वेरी लो वर्केबिलिटी में है, हम स्लम की जगह क्या चेक कर लेते हैं, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर चेक कर लेते हैं। स्लम की जगह हम क्या चेक कर लेते हैं, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर चेक कर लेते हैं। समझ में आता है? चलो पहला। दूसरा, अगर लो वर्केबिलिटी है कहां पे यूज होगी, मास कॉन्क्रीटिंग लाइटली रीइंफोर्स्ड सेक्शंस इन स्लैब बीम्स वॉल्स, जो भी आपके वॉल्स हो गए, फ्लोर्स हो गए, हैंड प्लेस्ड पेवमेंट्स। तो अगर लो वर्केबिलिटी का कंक्रीट है तो कहां पे यूज कर सकते हो, जहां आप मास कॉन्क्रीटिंग कर रहे हो, क्योंकि वहां भी आप मशीन से ही कॉम्पैक्शन करोगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप वाइब्रेटर रख दो या मशीन रख दो, जिससे आपको कॉम्पैक्शन करना है कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वहां पे स्लम वैल्यू कितनी होती है, 25 से 75। तो लो वर्केबिलिटी में स्लम वैल्यू 25 से 75। अगला है आपके पास मीडियम वर्केबिलिटी, कहां यूज करेंगे, हेवी रीइंफोर्स्ड सेक्शंस इन स्लैब, जहां पे आपको रीइंफोर्समेंट हेवी आपने कर रखा है, तो वहां पे आपका कंक्रीट क्या होना चाहिए, वर्केबल होना चाहिए। अगर वो मूवी नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो वहां पे कैसा होना चाहिए, वर्केबल। स्लम वैल्यू कितनी होगी सर, स्लम वैल्यू हो जाएगी सर आपकी 50 से 100 या 75 से 100 आप मान सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास हाई वर्केबल इन सीटू पाइलिंग, जहां आप पाइलिंग करते हो। देखो पाइलिंग क्या है, लंबे दूरी तक आपके कंक्रीट को जाना है मेरे भाई, लंबे दूरी तक आपके कंक्रीट को जाना। अगर वो वर्केबल नहीं हुआ तो वो जा ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि पाइलिंग बहुत डेप्थ तक आप कर रहे हो, कंक्रीट फ्लो होना चाहिए, है कि नहीं, कंक्रीट कैसा होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसीलिए ट्रेंच फिल या इन सीटू पाइलिंग जहां पे भी आप करते हो वहां पे हाई वर्केबल कंक्रीट चाहिए। स्लम वैल्यू कितनी, 100 से 150, कितनी, 100 से 150। ट्रीमी पाइप कॉन्क्रीटिंग लास्ट, अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग सुने हो कभी, जब पानी के अंदर आप कॉन्क्रीटिंग करते हो तो उसको हम ट्रीमी पाइप कॉन्क्रीटिंग बोलते हैं। तो ट्रीमी पाइप कॉन्क्रीटिंग के लिए वेरी हाई स्लम चाहिए हमें, क्या चाहिए, वेरी हाई स्लम। तो इसीलिए देखो, इसीलिए वेरी हाई का भी आप स्लम वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, देख रहे हो, वेरी हाई के भी केस में आपको स्लम वैल्यू नहीं मिलता है। तो एक सवाल फिर से याद रखिएगा, बहुत बार पूछेगा, क्या स्लम वैल्यू वेरी लो वर्केबिलिटी वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए पॉसिबल है? नहीं मेरे भाई, इस जगह पे हम किससे टेस्ट करते हैं, इस जगह पे हम बेसिकली टेस्ट कर लेते हैं आपका किसकी मदद से, या तो फ्लो वैल्यू की मदद से, या तो हम कर लेते हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की मदद से। तो यहाँ पे मैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की भी वैल्यू लिख सकता हूं। अगर वेरी लो वर्केबिलिटी होगी तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की वैल्यू सबसे कम निकल के आती है। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की वैल्यू क्या निकल के आती है, सबसे कम निकल के आती है। अगर वेरी हाई वर्केबिलिटी हुआ उसके लिए कॉम्पैक्टिंग फैक्टर भी आपको नहीं मिलेगा, हाँ, बट हाई वर्केबिलिटी तक आपको मिल जाएगा। एक वीवी टेस्ट भी होता है, आप वो भी चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो वर्केबिलिटी की बात आपको वहां पे सर बताएंगे सारी चीजें, अभी मैं वर्केबिलिटी को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ तक क्लियर है, एक बार मुझे बताइएगा, यहाँ पे समझ में आया डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी या वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट के बारे में आपको जो चीज बताना चाह रहा हूं। याद रखिएगा, ट्रिमी पाइप कॉन्क्रीटिंग क्या होती है, जब पानी में आपको कॉन्क्रीटिंग करना हो तो ट्रिमी पाइप कॉन्क्रीटिंग एक टेक्निक होता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, कॉन्क्रीटिंग कर सकते हो, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, कॉन्क्रीटिंग कर सकते हो, ठीक है। ट्रिमी पाइप कॉन्क्रीटिंग जैसे एक और नेम टॉगल बैग मेथड भी हो जाता है कि नहीं, तो ये सारे भी उसके नाम है। तो फिर से एक चीज मैं वहां बोलूंगा कि ट्रिमी पाइप कॉन्क्रीटिंग पे थोड़ा सा आप पढ़ के जाइएगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ सुन लो, पिछले 1 से 2 साल में इस पे सवाल आए हैं, ट्रिमी पाइप कॉन्क्रीटिंग पे सवाल आए हैं, तो इसको एक बार आप लोग देख के जाना, ठीक है ना। मैं फिर से बोलूंगा, ट्रिमी पाइप कॉन्क्रीटिंग को एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि इस पे सवाल पूछे गए हैं। क्लियर है? चले आगे, बताइएगा, ठीक है। चलो ये टेस्ट भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने आपको अभी बताया है ना, तो टेस्ट भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, बताऊंगा नहीं ज्यादा, बट मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये सबने देखा होगा स्लम टेस्ट, कुछ ये ट्रंकेटेड कोन होता है, इसके अंदर हम कॉम्पैक्शन करते हैं, फिर इसको हटाते हैं। तो ये देखो, अगर मान लो ये ट्रू 3 काइंड ऑफ स्लम्प होते हैं, ये कोलैप्स बोला जाता है, शियर एक प्लेन पे गया है, ये ट्रू है। तो देखो जैसे ही आप हटाओगे ये फ्लो करेगा, तो वहां से हमें क्या मिल जाती है, देखो इसी को नापा जाता है। तो देखो अगर वेरी लो वर्केबल होगा तो आपको स्लम वैल्यू मिलेगी ही नहीं मेरे भाई, वेरी लोअर, ये नीचे ही नहीं आएगा ना, जो तुम हटा लो वो नीचे जाएगा ही नहीं। अगर वेरी हाई वर्केबिलिटी हुआ ये पूरा ही फैल जाएगा, क्योंकि वेरी हाई वर्केबिलिटी मतलब क्या है, वो फ्लोएबल है, वो फ्लोएबल है, वेरी हाई वर्केबल है मतलब उसमें वो क्या है, फ्लोएबल है वो, ठीक है ना, वो फ्लो कर जाएगा, वो आपको देगा ही नहीं स्लम वैल्यू, इसीलिए मैं बोल रहा था, ठीक है। ये हो गया स्लम टेस्ट। ये देखो इसको कॉम्पैक्टिंग फैक्टर बोला जाता है, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कॉम्पैक्शन फैक्टर, कि इसमें देखो इसका भी आप बता सकते हो, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर जो आपकी वैल्यू होती है, पहले आपके पास ये एक ऊपर सिलेंडर होता है, इसमें हॉपर लगा होता है, नीचे का हॉपर हुआ, आप इसमें पहले कंक्रीट डालोगे, इसको खोलोगे, इसमें डालोगे, फिर इससे इसमें गिरेगा,
तो जितना भी गिरता है फर्स्ट केस में हम इसको कॉम्पैक्ट करके स्टैंडर्ड वेट लेते हैं, सेकंड केस में हम क्या करेंगे, जितना भी उसमें आएगा उसका वेट लेंगे, तो दोनों का वेट डिवाइड करके हमें क्या मिल जाएगा, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर वैल्यू मिल जाएगी, कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू। ये वैल्यू हमेशा 1 से आपको कम ही देखने को मिलेगी। कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ध्यान रखिएगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है मेरे भाई। जितना कम वर्केबल उतनी कॉम्पैक्टिंग फैक्टर कम। जैसे 0.75 से लेके 0.8 होता है वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए, वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए वैल्यू 0.92 तक चले जाती है, वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए, वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए वैल्यू, या हाई वर्केबिलिटी के लिए पूछोगे मुझसे, ये वैल्यू 0.92 तक चले जाती है। इसको बोला जाता है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये देखोगे, ये होता है वीवी टेस्ट, आपने देखा होगा, आपकी स्प्रिंग लगी होती है, आप क्या करोगे, इसमें रखोगे अपने सीमेंट को, आप यहां से मोटर को चालू करोगे, ये बेस क्या है, वाइब्रेटर प्लेट है, ये प्लेट हिलेगा, यहाँ एक ग्लास डिस्क है, आप ग्लास डिस्क को क्या करते हो, उस कंक्रीट पे प्लेस करते हो। जिस समय पूरा का पूरा कंक्रीट आपके ग्लास डिस्क के कांटेक्ट में आ गया, उस समय आप स्टॉप वॉच को रोक दोगे। जितना टाइम लगेगा उसको पूरे ग्लास के कांटेक्ट में आने में, उसी को हम क्या बोल देते हैं, वीवी टाइम बोल देते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, वीवी टाइम बोल देते हैं। तो एक बात बताओ, अगर वर्केबिलिटी बहुत कम हुई तो कंक्रीट को फैलने में टाइम लगेगा, अगर वर्केबिलिटी ज्यादा हुई तो कंक्रीट को कम टाइम लगेगा। तो जैसे मान लो अगर 10 से 20 सेकंड लग रहा है तो वेरी लो वर्केबिलिटी, अगर 2 से 5 सेकंड लग रहा है तो वेरी हाई वर्केबिलिटी, अगर 10 से 20 सेकंड लग रहा है तो वेरी लो वर्केबिलिटी, अगर 2 से 5 सेकंड लग रहा है तो वेरी हाई वर्केबिलिटी। तो यहां से आप वर्केबिलिटी बता सकते हो। चलो आगे, ये देखो, ये फ्लो वैल्यू टेस्ट, फ्लो वैल्यू टेस्ट भी आपने करके देखा होगा। एक प्लेट होती है, एक प्लेट होती है जिसमें सर्कल्स बने होते हैं, आप इसको क्या करते हो, आप इसको फ्लो वैल्यू, मतलब देखो बेसिकली हम क्या करते हैं, कितना वो फ्लो कर रहा है। तो हमारे पास एक फिक्स डाया की प्लेट होती है, उसके अंदर हम कंक्रीट को रखेंगे और उसको ऊपर नीचे हम गिराएंगे। जैसे ये दिख रहा है, ये मशीन दिख रही है, आप इसको घुमाओगे तो ये ऊपर नीचे होगा, तो ऊपर नीचे जैसे ही ये जाएगा तो इसमें ये फ्लो करेगा। फ्लो करने के बाद हम देखते हैं कि कितना इसका डायमीटर है फ्लो करने के बाद, और इनिशियली कितना डायमीटर था, तो उससे हम निकाल लेते हैं कि कितना फ्लो वैल्यू में चेंज आया है, कितना फ्लो वैल्यू आया है, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको क्या बताता है, कंक्रीट की वर्केबिलिटी। तो मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी वर्केबिलिटी के बारे में, मेरे भाई ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक बेसिक जानकारी दे दी है कि वर्केबिलिटी कंक्रीट की क्या होती है, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक बेसिक जानकारी दे दी है कि कंक्रीट की वर्केबिलिटी क्या होती है। क्लियर है यहां तक, बताइएगा एक बार। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, समझ में आता है। तो मैंने आपको वर्केबिलिटी की भी यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे दी है। क्लियर है, तो मैंने आपको वर्केबिलिटी की भी यहाँ पे थोड़ी सी जो है जानकारी दे दी है। क्लियर है, ठीक है। फिर तो बाकी आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी फिर कल से हम लोग हार्डन कंक्रीट पे स्टार्ट करेंगे, कि हार्डन कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, क्लियर है, तो कल से हम लोग हार्डन कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे। कोई दिक्कत भाई, यहाँ तक किसी भी पॉइंट में अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, चलें, ठीक है फिर। हाँ, टाइमिंग यही रहेगी, टाइमिंग यही रहेगी नसार। ठीक है, ठीक है, क्लास को खत्म करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको सारी चीजें। ठीक है, तो कल से हम लोग मेन आरसीसी पे चलेंगे। आज तो मैंने आपको कंक्रीट के बारे में ज्यादा बताया, कहानियां बताई है, कल से हमारा मेन पर्पस होगा आरसीसी पे बात करना। ठीक है ना, तो कल से हम लोग ज्यादा जो बात करेंगे वो आरसीसी पे ही करेंगे। ठीक है।
देखो किसी से भी कर सकते हो, बट बाय वेट हम प्रीफर करते हैं, बाय वेट हम प्रीफर करते हैं, बाय वेट हम प्रीफर करते हैं। नॉमिनल मिक्स में देखो रिक्वायरमेंट जो होती है ना पानी की, वो आप एज पर साइट रिक्वायरमेंट रखते हो। देखो साइट पे आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है ना, आप उसके अकॉर्डिंग रखते हो, एज पर साइट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रखते हो। नॉमिनल मिक्स में देखो रेशो पहले से देखो एक्सपीरियंस के बेसिस पे लोगों ने किया है। देखो मैंने क्या बताया आपको, लोगों ने बना के रखा है एक्सपीरियंस के बेसिस पे। जैसे पहली बार अगर किसी को खाना बनाना होगा तो उसने कैसे सोचा होगा कि इतना ही नमक डाला जाए, उसने सोचा होगा इतनी ही हल्दी डाली जाए, हो सकती है ज्यादा भी। तो लोगों को एक्सपीरियंस पता चल गया ना, इसलिए तो देखो जैसे आप यूट्यूब पे देखोगे तो बोलेगा पनीर की अगर सब्जी बनानी है तो 1 ही चम्मच हल्दी डालना है, 3 ही टमाटर, तो वो एक्सपीरियंस हो गया ना लोगों को। बट यही चीज अगर मान लो 500 लोगों का खाना बनाना है तो फिर वहां पे हमें थोड़ी चीजें डिजाइन करनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग। बट क्या है जनरल कुछ कुछ देखो, लोगों ने देखा कि अगर हम इतने एक्सपीरियंस के साथ बनाएंगे ना तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, स्ट्रेंथ में ज्यादा नहीं होगा। जैसे मान लो अगर आप 1:2:4 बना रहे हो तो M15 के लिए तो या तो 14.9 आ जाएगा या 15.2 आ जाएगा, बट उससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे लोगों को पता चला है, समझे? हाँ, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे पता चल गया। क्लियर है? देखो वॉल्यूम और वेट दोनों ही आप कर सकते हो। मैंने क्या बोला, बाय वेट प्रीफर किया जाता है, बाय वेट जो है प्रीफर किया जाता है। देखो वॉल्यूम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वॉल्यूम जो है ना थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाता है, तो बाय वेट जो है ना प्रीफर ज्यादा अच्छा होता है, समझे? क्लियर है? चले आगे। ठीक है, देखो बाकी क्लास का मुझे टाइमिंग नहीं पता रमीज, मुझे देखो आपको ये आ जाता होगा नोटिफिकेशन, मुझे ऐसा आइडिया नहीं है बाकी क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं।